ऑल राइट, तो फॉरेंसिक एनालिसिस खत्म हो गया, सारी फाइल एनालिसिस भी कर ली, रिपोर्टिंग की बारी आई। नहीं जानते ना कैसे रिपोर्ट करनी है, जानेंगे इस सेक्शन में। सो वेलकम टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स गाइज। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इतना ज़्यादा कंटेंट, मतलब काफ़ी लंबा कंटेंट था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। तो अब हम जान लेते हैं रिपोर्टिंग के बारे में। रिपोर्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा डिजिटल फॉरेंसिक्स में। अब आप सिविल इन्वेस्टिगेशन करो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर अपनी केवल बीइंग इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर प्राइवेटली किसी कंपनी में इन्वेस्टिगेशन करो, आपने रिपोर्ट बना के देनी होती है। तो रिपोर्ट किस तरीके से देनी है, क्या क्या उसमें ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे। ऑलराइट, तो हम जान लेते हैं हमारे रिपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारी रिपोर्टिंग होती है, जो हमारी रिपोर्ट होती है, वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है एंड ये आपकी डिपेंड करती है कि ये इन्वेस्टिगेशन किस टाइप की है। तो अगर ये लॉ एनफोर्समेंट वाली इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें एक दो कॉलम आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन है, किसी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन है, तो इसमें वो कॉलम्स नहीं होंगे, या आप डाल भी सकते हो। टोटली अप टू आस की क्रिमिनल केस है या सिविल केस है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस वजह से हमें उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। तो अब हम जान लेते हैं रिपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमारा जो रिपोर्ट स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हम डालते हैं कवर पेज। तो उस कवर पेज पे हम साथ के साथ कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं कि फलानी ऑर्गेनाइजेशन थी, या ये वाली लैब थी, इन्वेस्टिगेटर का नाम, इन्वेस्टिगेशन का नाम, इन्वेस्टिगेशन किसने कराई उसका नाम, कब हुई थी, रिपोर्टिंग की डेट, ये सारी चीज़ें, एड्रेस और इन्वेस्टिगेटर की डिटेल्स उसमें आती हैं। तो और रिपोर्ट किसने बनाई है वो डिटेल, तो ये आपकी कवर पेज पे आ जाती है। ज़्यादा चीज़ें नहीं आती कवर पेज पे, छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, ठीक है। कवर पेज के बाद हमारा आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि जो हमारी रिपोर्ट है उसमें थ्रू आउट द रिपोर्ट क्या क्या आपने ऐड करा है। जैसे आप इंडेक्स भी कह सकते हैं, तो भैया स्टार्टिंग में जैसे हम बुक्स में देखते हैं कि एक टेबल ऑफ कंटेंट होता है, उसी तरीके से हमारी रिपोर्ट में भी हम एक टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद हमारी आती है एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में हमें हाई लेवल केस नॉलेज डालनी होती है, मतलब टेक्निकल नॉलेज वगैरह, ये सब इसमें हम ऐड कर देते हैं। ये बेसिकली जो पार्ट होता है हमारा मेनली एक्सपर्ट विटनेस के लिए होता है, जो हमारा डिफेंस में डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर बैठा रहता है, तो ये मेनली उसके लिए होता है। एग्जीक्यूटिव समरी के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन। ऑब्जेक्टिव्स को हम ऐड करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आपके आते हैं रीजंस या फिर पर्पस, कि इन्वेस्टिगेशन आखिर हुई क्यों है, किसने करवाई है, ये सारे हम ऑब्जेक्टिव में डालते हैं कि भैया यहाँ पे चोरी हुई थी, इस वजह से हमें ये चीज़ हमने इन्वेस्टिगेट करनी पड़ी, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया एक, कि भाई चोरी हुई थी इसलिए हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, तो वो ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में ऐड होता है। देन हमारा आता है एविडेंस वाला सेक्शन। उसके अंदर हम मेंशन करते हैं हमें क्या क्या एविडेंस मिले, यानी हम जो एनालिसिस करा है उसके अंदर हमें क्या क्या एविडेंस हमने फाइंड किए। देन उसके बाद हमारी आती है एनालिसिस रिपोर्ट। एविडेंस सेक्शन के बाद हमारी आती है एनालिसिस रिपोर्ट। तो इसे आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो सकता है हमारी एनालिसिस रिपोर्ट ऊपर हो कि हमने क्या एनालाइज करा एंड देन कि हमें क्या एविडेंस मिले, तो ये ऊपर नीचे चलता है। एनालिसिस रिपोर्ट में हम सब जानते हैं हमें क्या करना है। हमने जो भी एनालिसिस परफॉर्म किया है, जो भी टूल्स यूज करे हैं, वो सब हम अपनी एनालिसिस रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। लेकिन इस सब के ड्यूरिंग हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव समरी होती है, केवल उसी के अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। जो हमारा दूसरा एक्सपर्ट विटनेस होता है उसके लिए जो बाकी की चीज़ें हैं उसे हमें सिंपल वर्ड्स में लिखना है, एक जज के अकॉर्डिंग, मतलब एक नॉन टेक्निकल पर्सन के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमें लिखना है। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। देन हमें देनी होती है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम रिकंस्ट्रक्शन बाय द IO, यानी कि जो क्राइम हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने रिकंस्ट्रक्ट किया है, उसको हमें एक उसकी एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि हमने ड्यूरिंग दैट टाइम सीरीज ऑफ इवेंट बताने होते हैं कि सर जब हमने क्राइम रिकंस्ट्रक्ट किया था तो हमने किस किस तरीके से क्या क्या कंक्लूड किया, क्या क्या सीरीज ऑफ इवेंट्स थे, तो वो आपका आता है इस वाले सेक्शन में। देन फाइनली लास्ट में आपकी आती है समरी। समरी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं रिपोर्ट के अंदर कि भैया ये एनालिसिस किया था तो इससे ये प्रूव हो गया, इस टाइप की चीजें हम समरी में मेंशन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें को। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिपोर्टिंग सीन, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली, तो ऐसे जैसे कि एक कंपनी है तो आपने चेन ऑफ कस्टडी नहीं लगाई है, तो अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट होगी या फिर कोर्ट ऑफ लॉ, किसी भी तरीके जहां भी लॉ इन्वॉल्व हो जाएगा हमारा, यानी कि जहाँ पे हमारी लॉ एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, वो इन्वॉल्व हो जाएंगी, तब हमें चेन ऑफ कस्टडी या एविडेंस हैंडलिंग का फॉर्म भी ऐड करना होता है। एंड चेन ऑफ कस्टडी के बारे में आप जानते ही हैं। अब हमने हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो जान लिया कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपने रिपोर्टिंग करते टाइम कभी नहीं करनी है, मतलब बेकार रिपोर्ट बनेगी उससे। अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए आपने सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करना है। इनकंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये है, जैसे कि एक हमारा कोई भी टर्म है उसके बहुत सारे सिनोनिम्स टर्म्स हैं, तो भैया रिपोर्ट में कोई एक ही टर्म यूज़ करना, ज़्यादा यूज़ नहीं करने की। थ्रू आउट द रिपोर्ट कहीं पे कुछ डाल दिया, कहीं पे कुछ डाल दिया, दैट इज़ इनकंसिस्टेंसी। तो उसे आपने अवॉइड करना है हर हालत में। दूसरा, आपको जो भी कलर या फॉन्ट्स आपने हो सकता है मेंशन करे हो, मतलब बताए गए हो आपको कि इसमें ही रिपोर्ट करनी है, या आप जो भी यूज़ कर रहे हैं,
तो उसको थ्रू आउट द रिपोर्ट सेम रखना। लाइक जैसे अगर आप फीरा कोड नाम का कोई फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे पूरी रिपोर्ट में वही रखना है, एंड उसका साइज़ अगर आप 10 या 15 यूज़ कर रहे हैं तो पूरी रिपोर्ट में वही यूज़ रखना। साथ के साथ जो भी स्पेसेस वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं उसे भी आप में यूनिफॉर्मिटी बना के रखनी है। जैसे कि एक फोटो के बीच में मान लो 3 सेंटीमीटर का, या मान लो कि 4500 पिक्सल है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम जो भी यूनिट होती है उसके डिस्टेंस है, तो नेक्स्ट पेज पे थ्रू आउट द रिपोर्ट भैया उसी को रखना। कहीं पे कुछ अनअवॉइडेबल सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि कुछ ऊपर लगाना हो गया, कुछ नीचे लगाना हो गया, तो बात अलग है, लेकिन पैटर्न यूनिफॉर्म रखना, तो पैटर्न चेंज नहीं करना इन चीज़ों का। नेक्स्ट आपका आता है अवॉइड यूजिंग नॉन ऑब्वियस शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब कि जो चीज़ें ऑब्वियस नहीं है उन लोगों के लिए जो आईटी से रिलेटेड नहीं है, जिन्हें आईटी की नॉलेज नहीं है, उस टाइप की शॉर्ट फॉर्म तो कतई यूज़ मत करना। ऐसी अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ भी कर रहे हो तो ऐसी यूज़ करना जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो समझ में आ जाए। साथ के साथ आपने एंड में मेंशन भी कर देना कि मैंने थ्रू आउट द रिपोर्ट ये कुछ हमने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करी थी, उसका मतलब क्या था। ऐसी रिपोर्ट नहीं बनानी है जो केवल आईटी वाले लोगों को समझ में आनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो रीडर है, जो रिपोर्ट को पढ़ेंगे, हर किसी के पास आईटी और फोरेंसिक की नॉलेज नहीं होने वाली है, तो इसलिए इस तरीके से रिपोर्ट लिखनी है कि सबको समझ आ जाए। मतलब जिसको आईटी और फोरेंसिक की नॉलेज नहीं है उसको भी समझ में आए कि एक्चुअली में इस रिपोर्ट में बोल क्या रखा है। देन रिपोर्ट में ज़्यादा लंबे फ्रेजेस का यूज़ नहीं करना है। पता लग रहा है 25-30 वर्ड्स का कोई फ्रेज यूज़ कर लिया, नहीं, ऐसे यूज़ नहीं करना। रिपोर्ट शॉर्ट होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो डेट एंड टाइम फॉर्मेट होता है उसको यूनिफॉर्म रखना है थ्रू आउट द रिपोर्टिंग, क्योंकि डेट एंड टाइम के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, DDMM, YYMDD, पता नहीं कितने टाइप के फॉर्मेट होते हैं, मुझे तो भैया एक ही पसंद है। तो इससे काफ़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कई बार हो सकता है ना ऐसे, जैसे 7 और 8 हमारे दोनों हम मंथ्स में डेट दोनों हो सकती हैं, तो ऐसे टाइम पे हम कुछ अवॉइड द कंफ्यूजन, तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म का यूज़ करो, सिंपलेस्ट फॉर्मेट का यूज़ करो और पूरी रिपोर्ट में उसी का यूज़ करो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ सैम्पल रिपोर्ट्स दिखाने वाला हूँ कि रिपोर्टिंग जो हुई है, यानी कि कुछ सैम्पल रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ जो रियल वर्ल्ड में रिपोर्ट हमने कर रखी है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Hello guys and welcome back to this course, and this is the final lecture of our digital forensic capsule course. So सबसे पहले तो clap for yourself कि आपने इस कोर्स को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। एंड दूसरी बात, अब हम जानेंगे कि जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग होती है वो किस तरीके से की जाती है ड्यूरिंग डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक केस स्टडी का फॉर्म दिखा रहा हूँ जो अक्सर यूज़ किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कैसे लिखा जाता है। एनीवेयर पुलिस डिपार्टमेंट, तो जैसे हो सकता है मैंने दिल्ली पुलिस का, हो सकता है शादरा डिस्ट्रिक्ट का, या फिर हो सकता है किसी और डिस्ट्रिक्ट का, द्वारका डिस्ट्रिक्ट का, या नोएडा डिस्ट्रिक्ट का, किसी भी साइड से जो भी डिस्ट्रिक्ट है, या कोई हो सकता है डिफरेंट स्टेट हो सकता है, यूपी स्टेट का हमारा पुलिस में डिपार्टमेंट है, तो वो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। एविडेंस चेन ऑफ कस्टडी ट्रैकिंग फॉर्म। चेन ऑफ कस्टडी हम बात कर चुके हैं, वो ट्रैक होता है जिसमें एविडेंस ट्रैवल करता है, जिसमें एविडेंस हमेशा रहता है। तो यहाँ पे हम केस नंबर डालेंगे, ऑफेंस डालेंगे कि किस लिए ये केस है करा जा रहा है, यानी ये केस किस चीज़ के बारे में हो सकता है, डिजिटल थेफ्ट के बारे में हो सकता है, किसी के नेटवर्क रिसोर्सेज को हार्म करने के बारे में हो, किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, तो हम यहाँ पे वो ऑफेंस डाल सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम सबमिटिंग ऑफिसर की नेम एंड आईडी डालेंगे, तो जो भी हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो यहाँ पे अपनी डिटेल डालेगा। विक्टिम कौन है, सस्पेक्ट कौन है, देन यहाँ पे हमसे डेट एंड टाइम पूछेगा और सीजर की, हमने एविडेंस को कब सीज किया, डेट और उसका टाइम बताओ। देन लोकेशन भी लिखनी होती है। देन हमसे एविडेंस की कंडीशन पूछी जाती है कि एविडेंस किस कंडीशन में मिला था, तो हो सकता है हमें एक कैमरा मिला हो जो जला दिया गया हो, बट उसका मेमोरी कार्ड बच गया हो, इसलिए हम वहाँ से एविडेंस रिट्रीव कर पाए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें कैमरा मिला है, वो जली हुई कंडीशन में था, उसका मॉडल नंबर लिखेंगे। देन यहाँ पे चेन ऑफ कस्टडी में हमें सिग्नेचर वगैरह लेने होते हैं, जैसे कि एविडेंस किसने रिलीज़ किया, किसने रिसीव किया, एंड कमेंट्स वगैरह लोकेशन के। देन आपने हमें और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमें क्या दिखा रखा है। देन हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूड उसका दिखाया, तो फाइनल डिस्पोजल अथॉरिटी, मतलब जो फाइनल डिस्पोजेबल अथॉरिटी है वो किसको दी जाएगी। विटनेस टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, जिसने जो विटनेस है कि हाँ एविडेंस डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है, तो आप लोग जानते हैं कि जो एविडेंस है वो एट द एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ओके, तो वो यहाँ पे इसकी फाइनल कस्टडी दिखा रहा है, यानी कि कौन कर रहा है, देन विटनेस कौन है, रिलीज ऑफ लॉफुल ऑनर की अगर कुछ चीज़ें हैं जो नहीं जलानी, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना जो हम कस्टडी में ले लेते हैं बट वो बाद में कुछ साबित होता है कि ये किसी काम की नहीं थी, या फिर हो सकता है कि इसका केस से वो रिलेशन नहीं था, तो वो हम ओनर को वापस कर देते हैं, तो वो सारा हमें इस फॉर्म में मेंशन करना होता है। देन अब हम एक 2 फॉरेंसिक रिपोर्ट्स देखेंगे कि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स किस तरीके से लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे ये एक रियल रिपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे डिटेल्स हिडन है, तो यहाँ पे आपने रिपोर्ट में देख रखा है कि किस जगह से लिखी गई है, तो यहाँ पे अपना जो एग्जामिनर है वो अपनी डिटेल्स देगा।
देन यहाँ पे हमारा एग्जामिनर अपना नाम लिखेगा, क्या है ये चीज़ वो बताएगा, किस चीज़ में स्पेशलिटी है, अपना इंट्रोडक्शन देगा। देन एक इंडेक्स बनाएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट में क्या है, वो इंट्रोडक्शन देगा, केस की समरी देगा, स्टेट ऑफ कंप्लाइंस देगा, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन देगा, जिसके अंदर आपके टूल्स कौन सा यूज़ करते हैं वो आएगा, चेन ऑफ कस्टडी के बारे में हमने बात करी वो आएगा, एविडेंस क्लासेज आएंगी। देन हमारी एविडेंस क्लास 1, 2, 3 जो भी जितने भी टाइप की जितनी भी एविडेंस क्लास यूज़ की है वो यहाँ पे आएगा। देन फाइनली हम समरी एंड कंक्लूजन ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में हम देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में उसने ऐड किया है समरी ऑफ केस एंड ट्रैकिंग, यानी केस एंड टास्किंग का, कि केस का क्या है और किस तरीके से उस पर काम किया गया है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस बताया गया है। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में बताया गया है कि मैंने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखना होता है कि मैंने बूट डिस्क का यूज़ किया है, इसके सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, मैंने आर्टिफैक्ट कलेक्ट करने के लिए यूज़ किया, मैंने पासवर्ड डिक्रिप्शन करी है, ये यूज़ करा। यहाँ पे स्टडी वाला सेम फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया वही आ गया है सारी डिटेल्स के साथ। आप वीडियो को पॉज करके इससे पढ़ सकते हैं। दैन यहाँ पे एविडेंस क्लासेस आ गई हैं हमारी, जैसे हो सकता है पेरोल, हमें किसी चीज़ की पेरोल सॉफ्ट कॉपीज़ मिली है, क्रिएटेड बाय किसने बनाई है, किस टाइप की फाइल थी, कम्युनिकेशन है, हो सकता है किसी के बीच में, हो सकता है कि PDF हो या हो सकता है ईमेल हो तो वो लिखेंगे, बैंक स्टेटमेंट है, हो सकता है किसी का फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ हो तो वो उसकी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे हम हमारे जो एविडेंस है उसके स्क्रीनशॉट्स भी लगाते हैं, उन्हें उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं कि ये एविडेंस पर्टिकुलरली क्या प्रूव कर रहा है, इसका एविडेंस जो है उसका क्या केस से रिलेशन है, किस तरीके से हमारा जो फैक्ट है उसको प्रूव कर रहा है। यहाँ पे अब तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हमने जो है एविडेंस के स्क्रीनशॉट्स लगाने होते हैं। अब जितने ज़्यादा स्क्रीनशॉट लगाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन बेमतलब के नहीं लगाने हैं, वो लगाने हैं जो काम आए। देन यहाँ पे एविडेंस टू एक्सटर्नल ऑडिटर एक्टिविटीज़ कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन जो हुई है उसके स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं तो हम देख सकते हैं जो भी काम की चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप ईमेल है, यहाँ पे तो हमने ईमेल दिखा रखा है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर देनी है ताकि हमारे लिए जो जज है जो इस रिपोर्ट को पढ़ेगा वो आराम से पढ़ सके एंड देख सके कि पॉइंट एक्चुअली मुद्दे की बात क्या की जा रही है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट लगाए हैं अपनी चीज़ को प्रूव करने के लिए। लास्ट ऑथर कौन था, ये सब हमने मेन जो चीज़ें हैं वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं। एक फॉरेंसिक डेटा रिपोर्ट में, फॉरेंसिक एनालिसिस रिपोर्ट में हम वो सब ऐसे मेंशन करके दिखाते हैं। देन यहाँ पे आप हमारा दिखा सकते हैं कि जो हमारी कम्युनिकेशन है एंड में एक टाइमलाइन बना सकते हैं कि कैसे कैसे हुई थी, कि इस पर्सन ने इस टाइम को, इस डेट को ये मैसेज किया था इस पर्सन को एंड उस पर्सन का रिप्लाई ये आया, इस दिन को आया, इस डेट को आया, इस टाइम को आया। यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा एनालिसिस के स्टेप लिखे हुए हैं कि हमने इस चीज़ की एनालिसिस कैसे करी। देन हमारी एविडेंस क्लास 3 हमारे जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, देन यहाँ पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमने डाल दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से सब कुछ मेंशन हमने करना होता है हमारी फॉरेंसिक की जो हमारी एनालिसिस रिपोर्ट होती है। यार अब एक चीज़ नोटिस करिए, ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये जज के लिए होती है, ये नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए होती है। तो हमें इस तरीके से बनानी है कि हमारा काम जो है, हमने जो एविडेंस प्रूव करना है कि हाँ भैया ये जो गिल्टी है जिसे हमने इल्ज़ाम लगाया है वो गिल्टी साबित करना है, तो सब कुछ साबित हो जाए। तो इस वजह से इस तरीके से इतनी एक ईजी रिपोर्ट बनाई जाती है। एक एक्सपर्ट विटनेस रिपोर्ट भी होती है, जो एक हमारे अपोजिशन में, जैसे हमारा एक अपोजिशन में लॉयर या एडवोकेट होता है, उसी तरीके से एक हमारा एक्सपर्ट विटनेस भी होता है जो हमारे एनालिसिस को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो हमें उसे भी ये प्रूव करने के लिए एक रिपोर्ट बनानी होती है। तो 3-4 टाइप की हम रिपोर्ट बनाते हैं। ये वाली वो है जो आपने जज के सामने पेश करनी है कि सर हमने ऐसे ऐसे करके ये सब जो है कंक्लूड करा है। देन आपने फाइनली अपने कंक्लूजन बता देना है एंड यहाँ पे अपने साइन कर देने हैं। एंड देन आपकी जो फॉरेंसिक की एनालिसिस रिपोर्ट है वो समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एंड देन इसको आपने सबमिट कर देना है। दूसरी एक रिपोर्ट और है हमारी, इसे हम ज़रा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो डिजिटल फॉरेंसिक एनालिसिस की रिपोर्ट है, डिलीवर्ड टू जो भी है अलायंस डिफेंडिंग फ्रीडम, कब की रिपोर्ट है आप देख सकते हैं, 2015 की रिपोर्ट है। यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया, तो ये एक कंपनी है कूल फायर सिस्टम्स करके। तो यहाँ पे पहले एग्जीक्यूटिव समरी में उसने बताया कि हमारा क्या क्या हुआ था, कि हमारा जो कंपनी है उसके बारे में। देन उसके बाद हमें बताया एविडेंस एक्विजिशन प्रोसेसिंग के बारे में एंड प्रोसीजर्स के बारे में, कि एविडेंस जो है उसको किस तरीके से एक्वायर किया गया, किस तरीके से प्रोसेस किया गया। देन यहाँ पे देखिए बता रखा है कि हमें एक टर्बो प्लस की फ्लैश ड्राइव मिली, उसका सीरियल नंबर क्या था, हमने चेन ऑफ कस्टडी में भी देखा था एविडेंस का हमें कैसे सीरियल नंबर बताना होता है। देन उसकी UID क्या थी, सीरियल नंबर क्या था, कैपेसिटी क्या थी। देन एनालिसिस आता है दोबारा से, फाइल एंड फोल्डर एनालिसिस। तो हम उसमें देखते हैं कि हमें रूट में ये फोल्डर मिले थे, यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 29 फोल्डर थे, ये फोल्डर्स हमको मिले थे। यहाँ पे हम एक टेबल और बनाएंगे या बना सकते हैं, अगर इन केस वहाँ पे कोई डिलीटेड एविडेंस होता है तो हम लिख सकते हैं कि फॉलोइंग डायरेक्टरीज वर डिलीटेड एंड इस टाइम को रिकवर करी गई, इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से रिकवर करी गई। एंड यहाँ पे सीरियल नंबर्स बता रखे हैं, जैसे कि वीडियो फाइल नेम क्या है, कब बनी थी एंड उसका नेम क्या था। देन यहाँ पे हमारे देखिए CCTV कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा रखी है, हो सकता है कि ये किसी क्राइम को कंडक्ट करते हुए, यानी कि कुछ क्राइम करते हुए पकड़ी जा रही हो।
तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो फाइल रिकॉर्डिंग का पाथ हम डाल सकते हैं कि वीडियो फाइल एक्चुअली में किस फोल्डर के अंदर थी, उसे छिपाने की कोशिश तो नहीं की गई है, उसे दिखाने की कोशिश की गई है, या हो सकता है उसको नॉर्मल छोड़ दिया हो, तो हो सकता है वो केवल डिस्ट्रैक्शन के लिए साबित हो कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए था। यहाँ पे बहुत सारी एंड देन यहाँ पे हमारे फ्रेम जो है भाई, फ्रेम बाय फ्रेम हमें रिकॉर्ड करना होता है एंड उसको यहाँ पे आपने मेंशन करना होता है कि पर्टिकुलर ये एक फ्रेम है एंड इतना जो है इसमें काम का है, बाकी हो सकता है वीडियो वेस्ट हो सकता है एक 4 GB की फाइल है जिसमें से केवल 100 MB का डेटा है जिसके अंदर वीडियो है, बाकी एक गार्बेज फाइल है, ताकि लोगों का टाइम वेस्ट किया जा सके, इन्वेस्टिगेशन को गुमराह किया जा सके, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट किया जा सके, डिस्ट्रैक्ट किया जा सके इन्वेस्टिगेटर को। तो यहाँ पे हमें डालना है एंड देन यहाँ पे हम फ्रेम्स भी जो है बिल्कुल उनको डॉक्यूमेंट करते हैं कि किस पर्टिकुलर फ्रेम पे क्या होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और हम क्या चीज़ उससे कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। देन यहाँ पे हम वीडियो कंटेंट एनालिसिस एंड कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने फ्रेम बाय फ्रेम भी सब कुछ मेंशन करना होता है कि हमें पर्टिकुलर इस फ्रेम में वीडियो में क्या दिखा। देन हो सकता है फुल फुटेज जो है यहाँ पे एक दिखा रखा है, फुल फुटेज CPM यूट्यूब वीडियोस की यूट्यूब वीडियो हो सकता है, यहाँ से किसी यूट्यूब वीडियो से किसी क्राइम शो की वीडियो हो सकती है, किसी भी चीज़ का क्राइम कमिट करने का वीडियो हो सकता है यहाँ से क्रिमिनल ने इंस्पिरेशन लिया हो, तो हम यहाँ पे वो चीज़ भी मेंशन करेंगे। देन यहाँ पे सप्लीमेंट्स वगैरह भी मेंशन करेंगे कि कैसे कैसे उस वीडियो में क्या था, रॉ रिकॉर्डिंग कैसी थी। देन उसके बाद उसके फ्रेम्स को दोबारा मैं बता रहा हूँ मेंशन करेंगे कि कैसे उसको क्राइम में यूज़ किया गया, किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। देन यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे हमारे फ्रेम, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, फ्रेम्स को मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि जैसे हमारा वो रेस्ट रूम में वेट कर रहा था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हो सकता है 2 मिनट का वेट लिया उसने, 2 मिनट का वेट और लिया फिर। देन कम्युनिटी जो हमारी जो कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन कंटिन्यू हुई है। देन यहाँ पे ये देख सकते, यहाँ पे हो सकता है किसी का डैश कैम है वो हमने एक्वायर किया है, क्योंकि वहाँ पे किसी ने हो सकता है मर्डर होता हुआ देखा हो या किसी ने चोरी होती हुई देखी हो, तो हम वहाँ उसकी फुटेज जो है एक्वायर करेंगे। देन यहाँ पे हमें स्टार्टिंग से एक रॉ फुटेज दिखा रहे हैं कि वो खाना वाना खा रहा है, देन उसने क्या क्या किया, तो उसका पूरा शेड्यूल बता रहे हैं कि उसने एक्चुअली में क्या करा है। एंड देन यहाँ पे हम दोबारा से नीचे जा रहे हैं और डिफरेंट इसमें बेसिकली हम कैमरा एनालिसिस, बेसिकली इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए हम CCTV कैमरा फुटेज पे रिलाई कर रहे हैं। देन यहाँ पे हो सकता है हमें कोई ऑडियो मिली हो, देन हमें उसके बाद उसका हैश डेटा कलेक्ट करना है, देन उसमें हमें जो हैक्स वैल्यू है उसमें पता लगे कि ये इस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड की गई है, ये इस मॉडल की है, ये MP3 है। हो सकता है कि उस फाइल को करप्ट कर दिया हो जानबूझ के, तो हैश डेटा में हमें पता लग सकता है कि इसका ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, तो हम वो भी बता देंगे कि हमें ये हो सकता है कि हमें वेब फॉर्मेट में WAV यानी वेब फॉर्मेट में हमको मिली हो, लेकिन ये एक्चुअली में MP3 फाइल है, वेब की वजह से चल रही थी। या हो सकता है ये आपको रो फाइल में मिली हो, असल में ये वेब फाइल है, तो हमें हैक्स डाटा से मिल जाएगी, तो हम उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि सर हमने ये कैसे प्रूफ किया। देन यहाँ पे हमें बहुत सारी जो भी ऑडियो फाइल मिली है उनकी ड्यूरेशन, कब क्रिएट हुई, कब क्रिएट नहीं हुई, ये सब आपने लिखना होता है अपनी एक फॉरेंसिक डेटा रिपोर्ट में। फॉरेंसिक एनालिसिस जो आपका फॉरेंसिक एविडेंस होता है उसका डेटा को एनालाइज करना, रिपोर्ट करना। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉरेंसिक रिपोर्टिंग किस तरीके से की जाती है। ये जस्ट एग्जांपल है, डिफरेंट तरीके के रिपोर्टिंग्स होते हैं, बहुत टाइप के टेम्पलेट्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। ये एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि एक फिक्स्ड मेथड में ही आपको रिकॉर्डिंग करनी है। कुछ चीज़ें जो आपकी हैं वो आपको फॉर श्योर लाइक आपकी फिक्स रहती हैं, जैसे कि आपको चेन ऑफ कस्टडी का फॉर्म लगाना है, आपको ये बताना है फ्रेम बाय फ्रेम रिकॉर्डिंग करनी, कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भी हैं। हो सकता है केस टू केस डिफर करता है, हो सकता है कोई नेटवर्क ट्रैफिक हो तो आपने नेटवर्क ट्रैफिक लगाना है कि मैंने पर्टिकुलरली नेटवर्क ट्रैफिक देखा तो मुझसे साबित होता है कि किसी ने मेरे ऊपर अटैक किया है, मुझे साबित होता है कि किसी ने मेरा अकाउंट हैक किया था, बट मैंने नहीं किया था, किसी और IP एड्रेस से लॉगिन हुआ था, तो वो सब इसमें लगाना केस टू केस डिफर करता है, कुछ चीज़ें आपकी फिक्स रहती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कोर्स पसंद आएगा। आई होप आपको ये कोर्स एक्चुअली में पसंद आया होगा। एंड दिस वॉज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस कोर्स। तो अब आपने प्रैक्टिस करनी है, डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, एंड फिर कभी मिलेंगे किसी और नए कोर्स में। Wrapping up. आई होप आपको जो भी कंटेंट मैंने पढ़ाया है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही और डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले किसी, क्या पता दोबारा से कोर्स बने, या फिर मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।